ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप सबकी तबीयत बहुत अच्छी होगी और कुछ नया सीखने के लिए आप तैयार हो गए। तो मेरा नाम है पलक पटेल। मैं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर नवसारी में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करता हूं और आज हम सीखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस सब्जेक्ट first two lecture is uploaded, which is history of Indian Constitution and need of Indian Constitution. And here is a class number 2. Class number 2. So in this lecture we will learn how Indian Constitution was built. मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया। उसके अंदर एक टॉपिक आता है प्रीएम्बल क्या है, और उसके बाद हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन चारों क्या बेसिक है, बहुत ही नॉर्मल है। प्रीएम्बल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रीएम्बल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर गिना जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसमें हमें ज्यादा ध्यान देना है। स्ट्रक्चर सिंपली हम समझ लेंगे कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है या कौन से पार्ट में कौन से आर्टिकल्स है। और सोर्स में हम देखेंगे कि हमने यूएसए से क्या लिया, यूएसएसआर से क्या लिया, ये सब चीजें हम देखेंगे इसमें। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया। ओके, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले क्या हुआ कि 9 दिसंबर 1946, ये डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। फर्स्ट सीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946। मतलब वो डेट कौन सी है कि वहां हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना ली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। इसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना ली उस दिन 9 दिसंबर 1946 को, और फर्स्ट सीटिंग हुई। जैसे पार्लियामेंट की सीटिंग होती है वैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की उस दिन फर्स्ट सीटिंग हुई। ओके, तब अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे तो उसे कैसे बनाया गया, उसमें किस तरह से मेंबर डाले गए। जैसे आज लोकसभा बात की जाए तो लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इलेक्टेड मेंबर थे। कैसे इलेक्टेड मेंबर थे, जो प्रोविंसेस थे हमारे, मतलब हमने क्या किया, हमने कंट्री को कुछ प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट में बांट दिया गया था। और उसमें से हमने कुछ पर्सन सिलेक्ट किए, उसे इलेक्ट किया, कुछ सीट दी गई। जैसे आज लोकसभा इलेक्शन होते वैसे ही इलेक्शन उस वक्त भी हुए। ओके, और उसे सीट दी गई पॉपुलेशन के बेस पे, मतलब प्रिंसली स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है उसके बेस पे उन्हें सीट दी गई। और उसके बाद वहां इलेक्शन हुए, और इलेक्शन से जो मेंबर सिलेक्ट हुए, जो मेंबर इलेक्ट हुए, उस मेंबर की पहली सीटिंग हो गई, उसे 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया। ओके, तो इतनी चीजें समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई कैसे, इलेक्शन करके, ना कि सिलेक्शन किया गया। यहां इलेक्शन हुआ और इलेक्शन से हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना ली। जैसे लोकसभा बनाई जाती है वैसी एक असेंबली बना ली, और उसकी फर्स्ट सीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिस्कस होगा, तो ये सब डिस्कस हम नहीं देख रहे। यहां हुआ क्या कि 14 अगस्त 1947 को, मतलब 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ, हम 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, वैसे ही 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे बनाता है। मतलब यहां हुआ कि अब इंडिया डिवाइड हो गया। 9 दिसंबर 1946 को हम अनडिवाइडेड थे, मतलब इंडिया पाकिस्तान सब एक साथ थे, लेकिन 40 अगस्त के बाद सब डिवाइड हो गया। तो अब क्या हुआ, अब फिर से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी, उसे रीअसेंबल किया जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया था, जो इंडिया थे, जो अनडिवाइडेड इंडिया था, उसे प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट में डिवाइड कर दिया गया था। जैसे जूनागढ़ है, हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर है, वैसे प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट में उसे डिवाइड कर दिया गया था। अब हुआ यूं कि डिवाइड हुआ,
इंडिया पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिवीजन हो गया। अब इस डिवीजन की वजह से क्या हुआ कि जो प्रोविंसेस इंडिया में गिने जा रहे थे वो पाकिस्तान में थे, जो प्रिंसली स्टेट इंडिया में गिने जा रहे थे वो पाकिस्तान में थे। इस वजह से हुआ ये कि अब जो सीटिंग थी, जो सीट अलॉट की गई थी वो अब पाकिस्तान की चली गई। तो अब इंडिया के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, रीअसेंबल किया गया। मतलब जितनी प्रोविंसेस, जितनी प्रिंसली स्टेट इंडिया में आई उसे रीअसेंबल के तौर पे हमने ले लिया, उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तौर पे हमने ले लिया। तो इस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। ये देखिए यहां आप कुछ पिक्चर्स देख, तो ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिंबल है, ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का सिंबल है ये, राइट। और ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर, यहां देखिए, है ना, ये हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी, राइट। और ये देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, आई जस्ट मेड अ मिस्टेक, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, ये ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, राइट। और ये रही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पूरी, जो इलेक्टेड मेंबर थे वो सारे यहां सिटिंग थे। और यहां आप देख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कुछ पढ़ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहां रीडिंग हो रही थी, जैसे आज हम आर्टिकल पास होते हैं, अमेंडमेंट होता है, वैसे उसी वक्त भी किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सारे आर्टिकल डिस्कस किए गए, उसे रीड किया गया और वोटिंग की वजह से उसे पास किया गया। अब जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सिलेक्ट हो गया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद आप यहां देख सकते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन हो रही है, सभी मेंबर्स की वहां साइन है कि कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया है। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब हम इसमें थोड़ा थियोरेटिकल वर्जन देखते हैं, ये पीछे बस मैंने आपको समझाने के लिए दी है। ये देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स, डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर, एन. गोपालन स्वामी अय्यर, अल्लाई बी. कृष्णन स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद जफरुद्दीन, एन. माधवराव, कीर्ति कृष्णमाचार्य। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे ये फाइनल थे, मतलब जब लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जब कंप्लीट बन गया उस वक्त के मेंबर थे। स्टार्टिंग में कुछ और थे, वो डेथ हो गई या इलनेस की वजह से वो चेंज होते रहे थे, 2 या 3 मेंबर चेंज हो गए थे। लेकिन ये क्या है, ये फाइनल कमेटी मेंबर्स है जो फाइनल है। आपको बस याद रखना है कि इसमें डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर चेयरमैन थे, डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, राइट। अब डिस्कस करते हैं अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया नवंबर 26, 1947। यहां एडॉप्ट का मतलब ये होता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। कब? 26 नवंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया। अब जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ, पहली बार जब कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ, जो उसके अंदर थी एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल है, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन पास कैसे हुआ, उससे एडॉप्ट कैसे किया गया? तो 4 नवंबर 1948 को फर्स्ट रीडिंग हुई, मतलब 4 नवंबर 1948 को पहली बार रीडिंग हुई, फर्स्ट रीडिंग हुई, जिसमें जनरल डिस्कशन था जो तकरीबन 5 दिन तक चली। मतलब आप ये सोच के देखिए 395 आर्टिकल 8 शेड्यूल को रीड किया गया। अब फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, सिर्फ रीडिंग होती है, कोई डिस्कशन नहीं होता, ऐसे ही पूरा ऊपर का उसका आइडिया दे दिया जाता है कि इस आर्टिकल में ये है, इस आर्टिकल में ये है, ये जैसे फर्स्ट रीडिंग की जाती है। सेकंड रीडिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो की गई 15 नवंबर 1948 को, 15 नवंबर 1948 को सेकंड रीडिंग की गई, जो एंड हुई 17 अक्टूबर 1949। मिनिमम 1 साल, अप्रोक्सीमेट 1 साल तक ये सेकंड रीडिंग हुई। अब ये सेकंड रीडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सेकंड रीडिंग में क्या होता है कि आप रीड कर रहे हो, उसके बाद सामने क्वेश्चन आते हैं, अमेंडमेंट करने की बात आती है, चेंज करने की बात आती है, कुछ आर्टिकल को हटाने की बात होगी, इसमें बहुत सारा डिस्कस होता है, इसलिए सेकंड रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
ओके, अगर आर्टिकल सेकंड रीडिंग में फेल होता है ना तो वो पास नहीं होता। ऐसी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में की गई थी कि फर्स्ट रीडिंग जनरल डिस्कशन था, सेकंड रीडिंग में पूरे आर्टिकल्स को मतलब 395 आर्टिकल्स को पूरी तरीके से डिस्कस किया गया। पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसे डिस्कस कर रही थी कि इस आर्टिकल को क्यों डाला गया है, क्या है इसका फंक्शन, क्यों चाहिए हमें ये। इस तरह से ये आर्टिकल्स डिस्कस हुए थे। उसके बाद 14 नवंबर 1949, पूरे एक साल बाद 15 नवंबर को सेकंड रीडिंग हुई, 14 नवंबर को थर्ड रीडिंग हुई। थर्ड रीडिंग में क्या होता है कि सेकंड रीडिंग में जो अमेंडमेंट आते हैं, जो रिपील होने की बात आती है, वो इंक्लूड करके थर्ड रीडिंग की जाती है। मतलब अमेंडमेंट कोई बात आई, कोई अमेंडमेंट की बात एक्सेप्ट की गई तो उसे सेकंड रीडिंग के दौरान डाल दिया जाता है और थर्ड रीडिंग में उस अमेंडमेंट को रीड किया जाता है और थर्ड रीडिंग में कॉन्स्टिट्यूशन पास हो जाता है। राइट, इसलिए सेकंड रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। थर्ड रीडिंग में बस पास होना है, मतलब वोटिंग की जाती है और पास हो जाता है। अमेंडमेंट डाला जाएगा नहीं वही डिस्कस होता है। ओके, और बाकी का जो भी एक्स्ट्रा डिस्कशन है, जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वो सेकंड रीडिंग में होता है। ये देखिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक है। इसे इस तरह से बनाया गया, ये पूरी हार्ड बाइंडिंग से बनाई गई है। अब बात करते हैं प्रीएम्बल। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से आपको देखना होगा इसे। अब प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। देखिए, प्रीएम्बल कोई आर्टिकल नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल बोला जाता है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। आप प्रीएम्बल्स को कभी अपोज कर सकते हैं। तो यहां देखिए प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है। ये जो पेज है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला हुआ पेज है, ये पूरा पेज कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। इसी तरह से उसे डेकोरेट किया गया है प्रीएम्बल को। राइट, देखिए हमने प्रीएम्बल में लिखा क्या है, चलिए वो देखते हैं। सो प्रीएम्बल लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के सिटीजन हैं, पीपल है इंडिया के लोग हैं, हैविंग solemnly resolved the constitution of India into a, हमने क्या किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे रिसॉल्व किया इंडिया के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के, और उसके अंदर इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये 5 चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब हमारी कंट्री कैसे, कंट्री सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है। और हम क्या करते हैं, हम सिक्योर टू ऑल इट सिटीजन, हम हमारे सिटीजन को सिक्योर करते हैं। किस चीज के, जस्टिस, 3 तरह की जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हम देते हैं। हम लिबर्टी देते हैं, किस चीज की लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हम आजादी देते हैं, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी देते हैं। किस चीज की आजादी, अपने विचार रखने की, अपने एक्सप्रेशन रखने की, अपनी बिलीफ, अपने फेथ और वर्शिप को करने की हम आजादी देते हैं। हम इक्वालिटी देते हैं, किस तरह की इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, मतलब सब एक समान है और सबको एक समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ये चीज सबको दी जाती है, अमॉन्ग देम ऑल, सबको दी जाती है। साथ में हम फर्टिनिटी भी देते हैं। फर्टिनिटी की बात की गई, मतलब सिटीजन के बीच एक यूनिटी, एक नेशन में इंटीग्रिटी, मतलब अखंडता जिसे हम बोलते हैं, वो दी जाती है। अब ये जो वर्ड लिखे गए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है, मतलब हमारी कंट्री सॉवरेन है, कौन बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। हमारी कंट्री सोशलिस्ट है, कौन बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, कौन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। हम अपने सिटीजन को जस्टिस देते हैं, किस तरह से, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के मुताबिक। हम इक्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की मदद से। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो जाते हैं, इस वर्ड सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है। आप इसके अवश्य में नहीं जा सकते, आप कहीं से भी जस्टिस को अनडिफाइन नहीं कर सकते, आप किसी का भी जस्टिस नहीं ले सकते, आप किसी की भी आजादी नहीं ले सकते। किसी की नया आर्टिकल आपने लाया जिसकी वजह से किसी की आजादी जा रही है तो वो आप नहीं इंक्लूड कर सकते, किसी की लिबर्टी को डैमेज नहीं कर सकते, किसी की इंडिया की फर्टिनिटी को, किसी इंडिविजुअल की फर्टिनिटी को आप डैमेज नहीं कर सकते।
ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो ये चीज समझ लीजिए आप, ठीक है। इतना वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम थोड़े डिटेल में करेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लेकिन चलिए अब थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, दिस 26 डे ऑफ नवंबर मतलब 26 डे ऑफ नवंबर 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves. Look at the wording. क्या कर रहे हैं? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन 26 तारीख को नवंबर 26 को 1949 को हम उसे एडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें चेंज भी करेंगे। और ये हमें किसे दे रहे हैं? गिव, किसे दे रहे हैं? गिव टू आवर सेल्फ, हम अपने आप को ये चीज दे रहे हैं, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन हम अपने आप को दे रहे हैं। पेरोल में ये चीज लिखी गई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी और ने नहीं बनाया, हमने बनाया है, इसीलिए हम अपने आप को दे रहे हैं, गिव टू आवर सेल्फ। अब यहां एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा माइंड में आता है कि ये 26 डे नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उसे एडॉप्ट कर लिया गया था, तो फिर हम 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे क्यों बोलते हैं? 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे क्यों बोलते हैं? क्वेश्चन आया माइंड में? चलिए इसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में देखिए। थोड़ा तो कुछ कर लो, सब कुछ नहीं पढ़ा होगा, है ना? गूगल कर लेना, मिल जाएगा आपको कि हमने रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को क्यों रखा। आप इसकी कमेंट करोगे, चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। चलिए प्रीएम्बल के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएसए से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका ने लिखा था। ओके, हमने कई सारी चीज अमेरिका से ली है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है, इसलिए हम जब भी पढ़ेंगे तो हमें अगर कंपैरिजन करना हो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीजें यूएसए का कॉन्सेप्ट से लिए हुए हैं। तो यहां भी प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट था वो यूएसए ने लिया था, यूएसए से लिया था। लेकिन यहां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल, बिकॉज प्रीएम्बल डालना है इस बारे में रिजोल्यूशन, मतलब फर्स्ट टाइम ये चीज बोली गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू सर ने बोला था कि हम प्रीएम्बल डाल रहे हैं, इस चीज का रिजोल्यूशन डाला गया, इंफॉर्मेशन दी गई कि प्रीएम्बल क्या होगा, इसके लिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन डाला गया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13/1946 को। ओके, मतलब 13 तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था कि हम प्रीएम्बल डाल रहे हैं, और ये रिजोल्यूशन की तरह हुआ, और रिजोल्यूशन पास हुआ 22/07/1947, मतलब तब ये प्रीएम्बल डालना है कि नहीं डालना है वो पास किया गया। हमने पहले पढ़ा, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंडिया का था, अब हम पढ़े ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन इसके कुछ वर्ड्स देखिए, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, हमारी पहली लाइन भी यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जस्टिस, डोमेस्टिक कॉमन डिफेंस, प्रमोट जनरल वेलफेयर, लिबर्टी, कुछ वर्ड उसमें लिए हुए हैं ना। अब कैसे नहीं लगता है यहां कॉपी पेस्ट किया गया है? प्रीएम्बल को मोस्टली कॉपी पेस्ट बोला जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कई बार कॉपी पेस्ट बोला जाता है, लेकिन असल में नहीं है। यहां हर चीज का मीनिंग अलग होता है, हर चीज का मीनिंग अलग होता है। चलिए हम ये भी डिटेल में करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका से अलग कैसे हो जाता है, वेस्टर्न कल्चर से अलग कैसे हो जाता है। तो चलिए प्रीएम्बल में पहला वर्ड दिया गया है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है वी आर आवर ओन रूलर्स, वी आर आवर ओन रूलर्स, मतलब हम पे कोई और रूल्स नहीं कर रहा, हम अपने रूलर्स खुद सिलेक्ट करते हैं, खुद नॉट सिलेक्ट, इलेक्ट करते हैं, हम अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन बनाता है? हम बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर, आपको
प्रेसिडेंट कौन बनाता है? हम बनाते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन से, बट इलेक्ट होते हैं। चीफ मिनिस्टर कैसे बनाए जाते हैं? हम आपको इलेक्ट करते हैं, इसी वजह से आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं, राइट? और यहां जो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इन सबके जो क्राइटेरिया देखे जाए कि आप किस कंडीशन में चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को जो इलेक्ट किया जाता है, उसकी पहली कंडीशन ये आती है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। पहली कंडीशन यही आती है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, तभी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तभी आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तो इस तरह से सोवरेन कंट्री हो गई हमारी, ओके, कि हम अपने खुद के रूलर से। अमेरिका भी सोवरेन कंट्री है, बट अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस प्रकार है कि अगर वहां क्या है कि हमने क्या हुआ कि हमने एक पूरा इंडिया बनाया, उसके बाद उसमें से स्टेट अलग किया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से बनाया गया उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि पहले हमने पूरा इंडिया बनाया, पूरा एक भारत बनाया, उसमें से हमने आज स्टेट अलग किए। लेकिन अमेरिका इस तरह से बनाए कि उन्होंने जो सारे स्टेट थे उसे एक आने के लिए बोला। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा हुआ है कि जितने भी स्टेट थे उसे बोला गया आप अमेरिका में ज्वाइन हो और हम एक यूनियन की तरह एक अमेरिका बनाते हैं, इसलिए उसका नाम यूनाइटेड स्टेट रखा गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हम एक यूनियन बना रहे हैं। जैसे आप किसी फैक्ट्री में काम करें और 3-4 कर्मचारी मिलकर एक पूरा यूनियन बना देते हैं, वैसे ही ये हुआ था। बहुत सारे स्टेट ने मिलकर एक यूनियन की तरह अमेरिका को बनाया, राइट? ये माइंड नंबर डिफरेंस है, थोड़ा याद रखना। डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, चलिए डेमोक्रेटिक, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या आती है, इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी। ये 3 डेमोक्रेसी हमारे यहां है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी में क्या आता है कि हम सब चीज की रिस्पेक्ट करें, हमारे आसपास जो भी लोग हैं सबकी रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए, ये होती है सोशल डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब इकोनॉमी को रिड्यूस होना चाहिए, मतलब सबके लिए ऐसा ना हो कि कोई बहुत ज्यादा अमीर हो, कोई बहुत ज्यादा गरीब हो, इसे इनइक्वालिटी को हमें रिड्यूस करना होगा। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा दी जाती है क्योंकि हमारे पास इलेक्शन है, हम इलेक्शन से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अचीव करते हैं। हमारे पास नोटा दिया गया है, नॉट ऑफ द अबाउ दिया गया है, और 80+ सबको वोटिंग दी गई हुई है। ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, इसीलिए इसे हमें डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है। अब यहां थोड़ा डिटेल में करते हैं। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमें मिलती है फंडामेंटल राइट की वजह से। फंडामेंटल राइट हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देती है, और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमें डीपीएसपी देता है। ये जब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी करोगे तब समझ में आएगा, लेकिन ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हुई है, राइट? अब हम नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों एक सरखा लग सकता है, आपको लग सकता है यार डेमोक्रेटिक भी एक ही है और रिपब्लिक भी एक ही है, क्योंकि आप बोल करोगे कि तो दोनों का मीनिंग एक आएगा, दोनों सिनोनिम्स हो गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज सिनोनिम्स नहीं होती, मतलब डेमोक्रेटिक का मतलब जो लिखा गया है वही होना चाहिए, उसका दूसरा मीनिंग नहीं। वैसे यहां डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि हमारा जो हेड है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि हम खुद के रूलर से, मतलब हमारे ऊपर हेड कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, दूसरे स्टेट के, दूसरे कंट्री के लोग नहीं होने चाहिए। ये डेमोक्रेटिक का मतलब हुआ। रिपब्लिक का मतलब हुआ कि जो हेड है उसे हम इलेक्ट करते हैं, उस सिलेक्शन या मोनरा सिस्टम से नहीं आना चाहिए, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो इलेक्ट होने चाहिए, ना कि सिलेक्ट, राइट? एंड ऑफिस ओपन टू ऑल, मतलब कोई भी ऑफिस में आ सकता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई भी बैठ सकता है, बस उसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो फुलफिल करनी होगी, वरना वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई भी इंसान प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बस उसे कुछ टर्म एंड कंडीशन फुलफिल करनी होगी, राइट? अब बात करें सेक्युलर। अब सेक्युलर
ऐसी चीजें जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं की गई थी। मतलब 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब सेक्युलर ऐड नहीं था, सेक्युलर वर्ड नहीं था। सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट के बाद। 42nd अमेंडमेंट 1946 को ऐड किया गया सेक्युलर वर्ड। अब सेक्युलर वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। पहला, इंडियन कल्चर में ये मीनिंग होता है कि जो रिलीजन है हमारा, जो हमारा धर्म हम जिसे बोलते हैं, वो स्टेट का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। हमारी कंट्री का, हमारे स्टेट का किसी भी तरह का ऑफिशियल धर्म नहीं है। ये डेफिनेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। ये डेफिनेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। मतलब हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो धर्म है, वो स्टेट के साथ किसी भी तरह का रिलेशन में नहीं होना चाहिए। वो कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन वेस्टर्न कल्चर की बात की जाए, वेस्टर्न कल्चर में यह कहा गया है कि हमारा जो धर्म है, जो रिलीजन है, वो गवर्नमेंट के साथ, हमारे स्टेट के साथ किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रखेगा। मतलब इंडियन डेफिनेशन ये कहती है सेक्युलर का मीनिंग कि कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारे पास। हम सभी धर्म को एक मानते हैं, हम किसी भी धर्म को ऊपर नहीं ले आते। हमारे लिए सभी धर्म, सभी रिलीजन एक समान है। ये बात बोली गई सेक्युलर में। लेकिन यही सेक्युलर वर्ड वेस्टर्न कल्चर में अलग तरीके से बोला जाता है। यहां बोला जाता है कि जो रिलीजन है वो स्टेट के साथ किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रखेगा। मतलब यहां क्या हुआ कि रिलीजन को एक दूसरे के साथ डिवाइड किया गया। रिलीजन को एक दूसरे के साथ डिवाइड किया गया, लेकिन उसका रिलेशन स्टेट के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने क्या बोला, हमारी गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं है, कोई रिलीजन बेस्ड फंक्शन ही नहीं है हमारी गवर्नमेंट का। दोनों की डेफिनेशन सेम है, लेकिन वर्डिंग की वजह से थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं। वहां बोला गया कि रिलीजन फॉलो हो गए, हमारी गवर्नमेंट रिलीजन फॉलो करेगी, लेकिन वो कनेक्शन नहीं बनाएगी किसी के साथ। वेस्टर्न कल्चर में ये बोला जाता है। लेकिन हमारे यहां सेक्युलर का मीनिंग ये होता है कि जो स्टेट है वो किसी भी तरह का ऑफिशियल रिलीजन नहीं रखेगा। अब सोशलिस्ट भी नहीं था, सोशलिस्ट वर्ड भी नहीं थे, उसे ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट के बाद। अब सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि सोशलिस्ट का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस का मतलब मिनरल्स होता है, जो सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, एयर, जिससे हम कुछ अचीव कर सकते हैं, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं या किसी तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, उसे रिसोर्सेस बोला जाता है। अब रिसोर्सेस में आते हैं कोल, देन आफ्टर मिनरल्स, वाटर या ह्यूमन भी रिसोर्सेस में गिने जाते हैं। तो वो जो भी रिसोर्सेस है वो सारे स्टेट ओनरशिप हो जाएंगे। मतलब वो सारे रिसोर्सेस गवर्नमेंट के होंगे, वो सारे रिसोर्सेस गवर्नमेंट के होंगे, और जो भी प्रोडक्ट होगी वो गवर्नमेंट देगी आपको। मतलब यहां प्राइवेट फर्म के कट कर दिया जाता है, मतलब प्राइवेट फर्म कोई नहीं होगी। ऐसा ही सोशलिस्ट वर्ड से बोला जा रहा है कि कोई प्राइवेट फर्म नहीं होगी। जो भी आपको चाहिए रिसोर्सेज, वो सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट देगी आपको। अगर कोई प्राइवेट फर्म किसी तरह से मुझे नेशनलाइज करनी है, गवर्नमेंट को उसे नेशनलाइज करना है, मतलब उस प्राइवेट फर्म को गवर्नमेंट फर्म बनाना है, तो गवर्नमेंट वो कर सकती है। यहां प्राइवेट फर्म की पावर को काटा जा रहा है सोशलिस्ट की वजह से। ओके, अब यहां ये बात है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है, वो ये बोला जाता है कि ये सबसे ज्यादा बुरा एक्ट है, उसे बहुत ही गलत तरीके से इसके अंदर डाला गया है, क्योंकि वो डाला गया इमरजेंसी के दौरान। जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी वह तब डाला गया था, इसलिए इसे बहुत ही हेट किया जाता है। लेकिन हमने उसे रखा है अभी तक, सेक्युलर और सोशलिस्ट अभी भी हमारे प्रीएम्बल में है। ओके, अब प्रीएम्बल के कुछ केसेस थे हमारे, जो हमारे प्रीएम्बल में कुछ केस हुए थे, मतलब हाईकोर्ट के अंदर कुछ केस हुए थे। जैसे कि प्रीएम्बल AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास हुआ था 1950 के अंदर। उसमें बोला गया कि प्रीएम्बल इज नॉट जस्टिसेबल,
मतलब आप प्रियम्बल को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर आपका प्रियम्बल वायलेट होता है तो आप उसे कोर्ट में नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। ये बोला गया एक एक गोपालन केस के द्वारा। आपको ये केसेस याद नहीं रखने, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि प्रियम्बल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। उसके बाद आया बेरुबारी यूनियन केस 1960 में। बेरुबारी यूनियन केस 1960 में आया। तब बोला गया प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडमेंट, मतलब प्रियम्बल में कुछ भी चेंजेस नहीं होते और प्रियम्बल यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। बेरुबारी यूनियन केस में ये बोला गया कि प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंड, मतलब उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए जा सकते और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। मतलब प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इंक्लूड किया ही नहीं जाना चाहिए। ये बेरुबारी यूनियन केस में बोला गया। लेकिन उससे बाद आया केशव नंदा भारती वॉज ए स्टेट ऑफ केरला केस 1973 में। यह है केशव नंदा भारती। तो उसके साथ केरला का केस होता। तब क्या होगा कि प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। मतलब पहले जो बेरुबारी यूनियन केस में बोला गया था उस वर्डिक्ट को पूरा उल्टा किया गया। क्या किया गया? प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसे अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। उसे अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। समझ में आ गया? तो ये 3 केस है। तो 1973 के बाद हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते थे और प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया। राइट? तो यहां हमारा प्रियम्बल कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कुछ नहीं करना। अब यहां देखते हैं हमारा ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो 1950 में बना था उसमें 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में जो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसकी डिटेल है कि वहां 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल था। जो अभी मैंने 9 दिसंबर 2020 को जब चेक किया तो हमारे पास 25 पार्ट्स थे, 489 आर्टिकल्स थे और 12 शेड्यूल्स थे। मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा था और बड़ा हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन पहले बड़ा था, 395 आर्टिकल्स थे, अब 489 आर्टिकल्स हो गए और बड़ा हो गया। हुआ अमेंडमेंट की वजह से। चलिए अब हम स्ट्रक्चर समझते हैं, कौन से आर्टिकल्स में, कौन से पार्ट में कौन से आर्टिकल्स है और उस आर्टिकल्स के टॉपिक क्या क्या है। सो पहले पार्ट में आर्टिकल 1 to 4। आपको ये सारी चीजें याद नहीं रखनी, लेकिन हाँ आपको याद रखना है कि कौन से पार्ट्स में कौन से टॉपिक है। ओके, मतलब पहले पार्ट में याद रखना है कि वहां यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की डिटेल दी गई है, मतलब भारत और उसके स्टेट की डिटेल दी गई है। ओके, ये चीजें याद रखनी है। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 है, उसके अंदर सिटीजनशिप की डिटेल दी गई है कि आप किस तरह से इंडिया के सिटीजन कहलाते हो। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 दी गई जो फंडामेंटल राइट है, ये हम डिटेल में करने वाले। ओके, नेक्स्ट लेक्चर यही है, फंडामेंटल राइट, बहुत डिटेल में करेंगे। पार्ट 4 में 36 to 50 आते हैं, 36 to 51, सॉरी ये यहाँ 50 नहीं होगा, यहाँ होगा 51, 36 to 51। यहाँ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी डिटेल में करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है कि स्टेट को डायरेक्ट दी गई है कि आपको किस तरह से पॉलिसी बनानी है। ठीक है, उसके बाद ये 41A, जहां ए लिखा हुआ है और मैंने ग्रीन कलर से बात किया, मतलब ये ऐड किया गया हुआ है, ये पीछे से ऐड किया गया हुआ है। ये ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 51A के तौर में उसे ऐड किया गया और ये फंडामेंटल ड्यूटी थी। उस टॉपिक में पार्ट 41A में फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है और ये अमेंडमेंट किया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। उसके बाद पार्ट 5 आर्टिकल 52 to 151, वहां यूनियन की डिटेल दी गई है, वहां यूनियन की डिटेल दी गई है। पार्ट 6 की बात करते हैं तो आर्टिकल 152 to 37 द स्टेट, इसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र उस स्टेट की डिटेल दी गई है कि वो स्टेट कैसे बनते हैं, स्टेट की गवर्नमेंट कैसे बनती है, चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, ये सारी डिटेल। अब जो पार्ट 7 है, यहां मैंने रेड कर लिया है पार्ट 7 क्योंकि उसे डिलीट किया गया है, उसे निकाल दिया गया है, बट पहले था
पहले था, अब उसे निकाल दिया गया है। पार्ट 7 में एक ही आर्टिकल था 238, स्टेट इन पार्ट बी। ये कुछ अलग तरह के स्टेट थे जिसे इंडिया ने जबरदस्ती हायर किया था, ऐसा कुछ था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे निकाल दिया गया 7th अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। और पार्ट 8 था आर्टिकल 239 242 यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी की तरह। ओके, अब यहां एक और क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूं। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि इंडिया में हाल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी में डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद मतलब अभी 21 चल रहा है 2021, इस वक्त कितने स्टेट है और कितनी यूनियन टेरिटरी है? इंडिया में कितने स्टेट है और कितनी यूनियन टेरिटरी? कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए पार्ट 9 की बात करते हैं। अब पार्ट 9 में आर्टिकल 243 AO ये क्या गया, रिप्लेस किया गया। मतलब पहले भी पंचायत थी, लेकिन उसे बाद में रिप्लेस किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। ओके, मतलब यहां रिप्लेस का मतलब क्या हुआ, मैंने येलो किया हुआ है, मतलब यहां पहले पंचायत थी लेकिन उसकी पॉलिसी फिक्स नहीं थी, उसके आर्टिकल फिक्स नहीं थे, तो उसके बाद उसे रिप्लेस किया गया। पार्ट 9 में म्युनिसिपैलिटी ऐड की गई 74 अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने म्युनिसिपैलिटी ऐड करवाई थी। पार्ट 90B कोऑपरेटिव सोसाइटी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने इसे भी ऐड करवाया था। अच्छा, यहां जो कलर दिख रहे हैं उस कलर के हिसाब से अगर आपको याद रखना है तो बड़े आसानी से, ग्रीन मतलब पीछे से ऐड किया गया, रेड मतलब निकाल दिया गया, येलो मतलब रिप्लेस, और जो आपको ग्रेस कलर में दिख रहे हैं मतलब वो पहले से, ग्रेस कलर मतलब पहले से। पार्ट 10 की बात की जाए, आर्टिकल 244 244A शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। पार्ट 11 आर्टिकल 245 263 सेंटर स्टेट रिलेशन। यहां जो अमेंडमेंट की बात हो रही है वो मैं पार्ट वाइज दिखा रहा हूं, मतलब 9A9 में सीधे पार्ट ऐड किए गए थे। आर्टिकल्स तो कभी भी बदले जाते हैं यार, वो तो हर रोज बदलते हैं आर्टिकल्स। मैं बस पूरे पार्ट में जो चेंज हो रहा है वो दिखा रहा हूं, ठीक है। पार्ट 12 उसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और इन सबकी डिटेल दी गई है। पार्ट 30 में ट्रेड, कॉमर्स और ट्रेड विद इन द टेरिटरी वो कैसे की जाती है उसकी डिटेल दी गई है, मतलब उसकी पावर किसके पास है, वो ट्रेड और कॉमर्स करने की पावर किसके पास है, स्टेट इंटरफेयर कर सकता है या नहीं, या सिर्फ स्टेट को अगर ट्रेड करना है तो किसके साथ ट्रेडिंग की जा सकती है, यूनियन टेरिटरी किसी की तरह ट्रेड कर सकती है, ये सारी डिटेल दी गई है। पार्ट 40 में दी गई है सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, मतलब कौन सी सर्विस यूनियन में आएगी, कौन सी सर्विस स्टेट में आएगी, राइट। पार्ट 48 ट्रिब्यूनल्स ऐड किए गए 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। इंदिरा गांधी ने इसे ऐड किया था, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने ऐड किया था। पार्ट 50 इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन की डिटेल। पार्ट 60 में स्पेशल प्रोविजन फॉर SC एंड ST। पार्ट 70 ऑफिशियल लैंग्वेज है। पार्ट 80 इमरजेंसी प्रोविजन है। पार्ट 90 में मिसलेनियस डिटेल दी गई है। पार्ट 20 की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। पार्ट 21 में टेम्पररी ट्रांजिशनल है, स्पेशल प्रोविजन है, और पार्ट 22 में कॉमर्स एंड रिप्लेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रिपील ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा दी है। मतलब पार्ट 22 में दिया गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज को निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, क्या है, ये सब डिटेल दी गई है। ओके, तो ये पार्ट आपका पूरा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके क्या है, शेड्यूल भी आते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट और यूनियन टेरिटरी की डिटेल दी गई है, मतलब अगर कोई नया स्टेट बनता है तो उसकी लिस्ट आउट इस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डाली जाती है। सेकंड में सैलरी एंड अलाउंस। थर्ड ओथ एंड अफर्मेशन। फोर्थ में अलोकेशन ऑफ सीट ऑफ अल्टरनेट सीट इन द राज्यसभा में किस तरह से सीट दी गई है। फिफ्थ में प्रोविजन ऑफ सेपरेट शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, मतलब कौन कौन सी शेड्यूल एरिया है, कौन कौन सी शेड्यूल ट्राइब एरिया है वो दिखे गया। सिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्राइबल एरिया, मतलब आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो ट्राइबल एरिया है उसकी डिटेल है। सेवंथ में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, और 8 में लैंग्वेजेस। अब 9 के बाद जो भी है वो सारा अमेंडमेंट है। 9th अमेंडमेंट वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट रेगुलेशन, ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तौर पर डाला गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 10th एंटी डिफेंस लॉ राजीव गांधी ने ऐड करवाए थे, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने ऐड करवाए थे 52nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। 11th में आता है पंचायत, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में 73rd अमेंडमेंट एक्ट, और 12th में आता है नगर पालिका एक्ट। 12th में आता है नगर पालिका एक्ट
नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में डाला गया नगर पालिका एक्ट 74 बाय द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स क्या क्या। तो पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें से हमने क्या कर लिया, फेडरल स्ट्रक्चर सिस्टम हमने उसमें से ली, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ये सारी चीजें ये टॉपिक है जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से लिए थे। फेडरल स्ट्रक्चर का टॉपिक हमने इसमें से लिया था, लेकिन हमने उसके हिसाब से अपने आप में चेंजेस किए। और फेडरल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 1935 में आया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वाइसरॉय। हमने क्या किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब प्राइम मिनिस्टर कर दिया और वाइसरॉय की जगह प्रेसिडेंट कर दिया। तो इस तरह से हमने थोड़े बहुत चेंज किए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा बाय कैमरलिज्म हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया। सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट जो आई थी वो हमने इसमें से ली। हमने इसमें से टॉपिक लिए, ओके, यहाँ ये मत समझना कि हमने पूरा का पूरा कॉपी किया था। मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशन में जो लिस्ट आई थी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, हमने उस टॉपिक को लिया कि हमने इस तरह से 3 लिस्ट बनानी है और उस हिसाब से हमने बनाई थी, ओके। अब यूएसए से हमने प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट लिया, प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट लिया, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया, फंडामेंटल राइट हमने वहां से लिए, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट मतलब प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है वो हमने वहां से लिए, और पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेटिव PIL जो फाइल की जाती है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लिया था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लिए थे हमने, अपने हिसाब से उसे चेंज किया है, मतलब एज इट इज कॉपी नहीं है, ओके। यहाँ ये बात याद रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी पेस्ट है, नहीं है, हमने अपने हिसाब से उसमें चेंजेस किए हैं। अच्छा चलो बात करें, यूएसए से हमने प्रेसिडेंट लिया। यूएसए में प्राइम मिनिस्टर होता है, यूएसए का प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव में आता है, नहीं आता है। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं यूएसए के, हमारे यहां दोनों में आता है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों में आते हैं। और हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है, वहां प्रेसिडेंट सुप्रीम पावर है। यहां यूएसए में सुप्रीम पावर है, इंडिया में सुप्रीम पावर नहीं है। प्रेसिडेंट वर्क कर सकता है, लेकिन उसे हर किसी से क्या बोलते हैं सलाह लेनी पड़ती है, मतलब बार बार उसे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ती है, वो अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकता, राइट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कस करना पड़ता है प्रेसिडेंट को, तभी वो कोई डिसीजन ले सकता है। तो हमने उस हिसाब से चेंजेस किए हैं। अच्छा, यूएसए शासन में लिखा फंडामेंटल ड्यूटीज एंड 5 ईयर प्लान जो भी बंद हो गए, ये 5 ईयर प्लान अभी बंद हो गए। अभी 5 ईयर प्लान की जगह हमारे पास आ गया नीति आयोग, लेकिन ये 5 ईयर प्लान हमने यूएसएसआर से लिए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज भी यूएसएसआर से ली हुई है। आयरलैंड से हमने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे किया जाता है वो आयरलैंड से लिया। चलिए यहां देखो, कॉन्सेप्ट देखो, हमने अमेरिका से प्रेसिडेंट लिया, ओके, अमेरिका के प्रेसिडेंट्स का टॉपिक लिया, उसे निकालने का, इंपीचमेंट करने का टॉपिक भी हमने यूएसए से लिया, लेकिन उसे इलेक्ट करने का टॉपिक हमने आयरलैंड से लिया। कितना मर्जिंग किया हम लोगों ने, है ना। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मल्टी जुडिस लिए, मतलब मल्टी जुडिस मतलब हमारे पास 3 से ज्यादा जज बैठे, 3 जज बैठे, कई बार 5 जजेस बैठे, तो वो जो सिस्टम था वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। पार्लियामेंट फॉर्म भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी। अब कनाडा की बात की जाए तो कनाडा से हमने गवर्नर लिया, रेसिडुअल पावर की सिस्टम ली, और एमपी और एमएलए के जो प्रिविलेज मिलते वो हमने वहां से लिए। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजन ली है, और स्टेट को किस तरह से फंडिंग की जाती है, मतलब यूनियन जो हमारा यूनियन है, सेंटर है, वो स्टेट को किस तरह से फंडिंग कर सकता है वो कॉन्सेप्ट हमने जर्मनी से लिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट कैसे किया जाता है वो लिया। और न्यूजीलैंड से हमने ली वोटिंग राइट फॉर द वुमन, ओके। इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट सारे लिए हैं, हमने वहां से टॉपिक लिया है, कॉन्सेप्ट लिया है, अपने हिसाब से उसे अमेंडमेंट किया है, ओके। डोंट बी अफ्रेड टू बी फेल, बी आउट टू ट्राई।
यहां क्या बोला जा रहा है कि आप फेल होने से मत डरिए यार, डरना है तो ट्राई ना करने से डरिए। ये बोला था मिचेल जॉर्डन ने। मिचेल जॉर्डन बहुत ही बढ़िया बास्केटबॉल प्लेयर है। ओके, तो यहां हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है, सेकंड क्लास कंप्लीट हो रहा है। अब हम थर्ड लेक्चर में मिलेंगे फंडामेंटल राइट के साथ। तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए और आप भी थोड़ी रेस्ट कर लीजिए। हाँ, अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नए नए लेक्चर इसमें आते रहेंगे।